हाय गाइस, क्या हाल है। अच्छा, इस वीडियो में आई बी डूइंग द पास्ट पेपर क्वेश्चंस ऑफ जून 18 एंड विंटर 18 that are on revaluation. अच्छा, before we move on to the questions, I just need to uh, talk a little about straight line method. अब टेक्निकली स्ट्रेट लाइन मेथड का जो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस्ट माइनस scrap value over life. Now I know this is very basic, but there's a reason I'm talking about this. अब इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है ₹10 लाख और ये स्क्रैप होगा ज़ीरो का, एंड इसकी लाइफ है, यूज़फुल लाइफ है जब तक मैं इसको यूज़ करूँगा 5 साल. सो ये जो फॉर्मूला है, if I try to find the depreciation through this, so 10 lakhs minus 0, that is the scrap value, and over 5, so this means एक साल की हमारी depreciation आएगी 2 लाख. अब what's going on really is कि हम करते क्या हैं कि एक चीज़ जो मैंने 10 लाख की ख़रीदी थी वो 5 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 0. तो जो मेरा टोटल लॉस है या टोटल डेप्रिसिएशन जो है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज़ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट, वो 10 लाख है. अब क्योंकि ये टोटल लॉस मुझे 10 लाख 5 साल में होना है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक साल में आप 2 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो. नाउ एक और चीज़ जो इससे रिलेटेड होती है कि स्ट्रेट लाइन की डेप्रिसिएशन जो एक और तरह से आती है वो आती है फॉर एग्ज़ाम्पल 20% पर एनम ऑन कॉस्ट. अब ये बताने का द ओनली रीज़न इज़ कि यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि अगर इस तरह से आपको परसेंटेज गिवन है तो उससे आप उस एसेट की लाइफ कैसे फिगर आउट कर सकते हो. जब ये गिवन होता है तो आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं होती, तो हम अज्यूम करते हैं कि स्क्रैप वैल्यू 0 है. सो दिस मीन्स कि हर साल इस एसेट को हम 20% अप्रिशिएट करेंगे. तो अगर एक एसेट की कॉस्ट 100% है और हर साल 20% अप्रिशिएट हो रहा है, मतलब इसकी लाइफ है 5 years. सो दिस थिंग इज़ जस्ट बेसिकली मेड फ्रॉम दिस फार्मूला. ठीक है. सिमिलरली अगर एक एसेट हर साल 5% पर एनम डेप्रिशिएट होता है तो उसकी लाइफ जो होगी वो होगी टोटल लाइफ या टोटल कॉस्ट 100% होती है, और हर साल हम 5% से इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो टोटल 20 साल में ये डेप्रिशिएट हो जाएगा. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस इज़ जून 18. अब इस क्वेश्चन में पहले this is the current cost and this is the existing depreciation. So using these two things, I'll find out the current net book value of my asset, that is 600,000 minus 72. तो उसकी net book value आ रही है 528. Now I've only cut out the adjustments that are relevant for us. अब इसमें 0.3 was on revaluation. It says land and buildings were acquired in 2008. On 1st January 2017, they were revalued at 720. अब ये जो 720 है, this is revalued to 720. ये अब इसकी नई मार्केट वैल्यू है. तो एक चीज़ जो 528 की थी वो 720 पे आ रही है, तो फ़ायदा जो हमें हो रहा है वो हो रहा है, गेन हो रहा है 192 का. रीवैल्यूएशन रिकॉर्ड करने का तरीका ये होता है कि जो मेरी कॉस्ट थी 6 लाख और PFD था 72. Like I discussed in the previous video,
कि ये जो 192 का गेन हुआ है, पहले आप अपनी रिवैल्यूएशन में डेप्रिसिएशन को रिवर्स करते हैं तो 72 यहाँ से माइनस होगा, 192 में से 72 से डेप्रिसिएशन सेट ऑफ हुई एंड जो 120 बचा है उससे कॉस्ट पड़ेगी. सो दिस विल बी 720 एंड दिस विल बी 0. सो आपकी नेट बुक वैल्यू इस तरह 720 पे पहुंच जाएगी. दैट इज़ द मार्केट वैल्यू. तो ये तो रिवैल्यूएशन हो गई. 192 का गेन है, वो उसको इस तरह ट्रीट किया, और अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व का अमाउंट होती तो उसमें 192 जाता. दिस वाज द रिवैल्यूएशन विच इज़ ईजी. नाउ द डेप्रिसिएशन पार्ट. अब डेप्रिसिएशन के लिए फर्स्ट थिंग, लैंड को हम डेप्रिशिएट नहीं कर रहे और बिल्डिंग को हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं ओवर अ यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर्स. अब इफ़ वी रीड फर्दर, इट सेज on 1st January 2017 they were revalued at 720, of which 2/3 was allocated to land and 1/3 to building, which means 720 का ये जो हमारी revalued amount है इसका 2/3 land है और 1/3 building है. अब land depreciate हो नहीं रहा, land is 480, building बहरहाल depreciate होगी and this is 240. अब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, दैट इज़ नॉट गिवन सो विल अज्यूम इट्स 0 अपॉन लाइफ. द ओनली चेंज दैट यू नीड टू पुट इन हेयर इज़ द लाइफ. कॉमन एरर ये होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे लाइफ पुट करते हैं 25, बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि 2008 में हमने एक्वायर की थी और अब 2017 है. सो 25 ईयर्स में से 9 ईयर्स ऑलरेडी गुजर चुके हैं. तो जिसकी लाइफ, अगर इसकी लाइफ 25 ईयर्स थी तो अब 9 साल के बाद इसकी लाइफ जो बची है वो बची है 16. तो अब इसकी एग्जिस्टिंग या रिमेनिंग लाइफ पे मैं इस कॉस्ट को डिवाइड करूँगा. सो इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 15,000. एंड इसके पीछे रीज़न ये है कि इस डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले का पर्पस ये है कि आपकी जितनी भी एसेट की कॉस्ट होती है उसको आप उसकी लाइफ पे डिवाइड करते हो. तो ये 240,000 की जो चीज़ मैंने रिवैल्यू की है, ये 240,000 की चीज़ 16 ईयर्स के बाद 0 की हो जाएगी. तो इस 240,000 की कॉस्ट को मुझे 16 ईयर्स पे एक्सपेंस आउट करना है. सो दिस इज़ द डिफरेंस दैट यू नीड टू incorporate. अच्छा, इसके बाद the second question that we have is this winter 1831 and depreciation और revaluation से related जो point है वो point 1 है. अब इसमें सिनारियो कुछ इस तरह का है कि रिवैल्यूएशन हुई है और कंपनी ने रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड नहीं किया. सो let's see how this will work out. Point 1 says land and buildings represent the company's office premises. 1/3 of the value is attributable to buildings and 2/3 to land, जैसे पिछले क्वेश्चन में था. Now on 1st July 2016, सही है, मतलब हमारे करंट ईयर के स्टार्ट में land and buildings were revalued to 2700,000. No accounting entries to record this had been made. तो पहले तो हम रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करेंगे. हमने साल के पहले दिन रिवैल्यूएशन की थी, तो साल के पहले दिन दैट इज़ लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा. तो साल के पहले दिन हमारी कॉस्ट थी 2400,000 और डेप्रिसिएशन थी 160. सो वी हैड अ नेट बुक वैल्यू ऑफ 2240. जो एसेट 22,40,000 का था वो रीवैल्यू होके 2700,000 पे आ गया. सही है. तो गेन है 460 का. इसमें 160 से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे
और 300 से अपनी कॉस्ट बढ़ाएंगे और रीवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा 460,000। अब इसमें सिनारियो ये हुआ है कि क्योंकि इनने रीवैल्यूएशन को रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इनने जो डेप्रिसिएशन लगाई हुई है वो इनने लगाई हुई है 160 ओपनिंग थी, क्लोजिंग 192 है, तो इनने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लगाई हुई है 32। सो फर्स्ट आई एक्सप्लेन कि इनने जो डेप्रिसिएशन लगाई है वो कैसे लगाई है। ऑब्वियसली इन लोग ने गेन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो 2400,000 का 1/3 इन लोग ने लिया होगा बिल्डिंग, जो कि होगा 800,000 एंड 2/3 वाज लैंड। अब 800,000 है, लैंड डेप्रिशिएट हो नहीं रहा और बिल्डिंग हो रहा है 4% पर एनम ऑन कॉस्ट, तो इनने इसकी 4% डेप्रिसिएशन निकाली होगी 32,000। सो इसलिए ओपनिंग 160 थी और क्लोजिंग 192 हुई, क्योंकि इनने सिर्फ 32,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज किया। नाउ द प्रॉब्लम इज़ रीवैल्यूएशन के बाद ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन चेंज होती है, सो द करेक्ट डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन, now that we have revalued our land and buildings to 2700,000, तो अब बिल्डिंग की जो न्यू रीवैल्यूड अमाउंट है वो है 900,000। नाउ इस पे 4% डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, बिकॉज लाइक आई एक्सप्लेन इन द स्टार्ट जब मैं SLM के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, this 4% is just given for us to figure out the life of the asset। तो टोटल कॉस्ट होती है 100%, और अगर हर साल हम इसको 4% डेप्रिशिएट कर रहे थे, मतलब इस बिल्डिंग की टोटल लाइफ थी 25 ईयर्स जब हमने एक्वायर की होगी। अब आज की डेट में विल फर्स्ट हैव टू फिगर आउट कि कितने ईयर्स इस बिल्डिंग को लिए हुए गुजर चुके हैं, सो दैट हम इसकी रिमेनिंग लाइफ फाइंड आउट कर सकें। और डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम इसकी न्यू कॉस्ट को डिवाइड करेंगे इसकी रिमेनिंग लाइफ से। अब रिमेनिंग लाइफ निकालने के लिए लेट्स सी, इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी वर टोल्ड कि हमने बिल्डिंग्स 2008 में ख़रीदी थी, तो उसके थ्रू ही फिगर आउट कि 2008 से लेके करंट ईयर तक कितने साल गुजर चुके हैं। बट इस क्वेश्चन में दी ओनली वे वाज कि बाय 2016 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या टोटल डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग पे लग चुकी थी वो 160 थी। अब अगर 160,000 से डेप्रिशिएट हो चुकी है बिल्डिंग और एक साल में 32,000 की डेप्रिसिएशन लगती है, सो दिस मीन्स हमने ये बिल्डिंग को ऑलरेडी 5 साल डेप्रिशिएट कर लिया था। इस बिल्डिंग को ख़रीदे हुए 5 साल हो गए थे। सो एन एसेट दैट हैज़ अ लाइफ ऑफ 25 ईयर्स और वो 5 साल डेप्रिशिएट हो चुका है ऑलरेडी, तो अब उसकी जो रिमेनिंग लाइफ बची है वो होगी 20 ईयर्स। सो इस पे जो सही डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आनी चाहिए थी रिवैल्यूएशन के बाद, that should have been 45,000 instead of 32,000. Now in this question they asked us कि इन सारी एडजस्टमेंट्स के बाद प्रॉफिट पे क्या फ़र्क आएगा। सो प्रॉफिट पे जो फ़र्क आना चाहिए वो आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन इनने 32 की लगाई है और सही डेप्रिसिएशन 45 की थी। सो हमें 13,000 से डेप्रिसिएशन को बढ़ाना होगा और हमारा प्रॉफिट 13,000 से कम होगा।